नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा। मेरे व्याख्यान का विषय है प्रेमचंद के कथा साहित्य में नारी चेतना। प्रेमचंद जी अपने परिचय में कहते थे कि मेरा जीवन एक सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहाँ निराशा ही मिलेगी। इनका जन्म 1880 में लम्ही गांव उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। पिता डाक खाने में क्लर्क थे और माताजी बीमार रहती थीं। एक बड़ी बहन भी थी। 15 वर्ष की अवस्था में प्रेमचंद्र जी का विवाह कर दिया गया और 1 वर्ष बाद 40 की अवस्था में ही उनके पिता परलोक सिधार गए। उस समय वह 9वीं में पढ़ते थे। घर में उनकी स्त्री थी, विमाता थी। विमाता के 2 बालक भी थे और आमदनी 1 पैसा भी नहीं। इतनी कम उम्र में उनके सिर से माँ बाप का साया हट गया। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने सपनों को एक तरफ करते हुए अपने परिवार का पोषण करने के लिए उन्होंने नौकरी की। प्रेमचंद्र जी का पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे मआविद है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से है। नारियों की अच्छाइयों और बुराइयों को, उनके कष्ट को प्रेमचंद जी ने दर्शाने की भरपूर कोशिश की है, जिसमें वह सफल भी हुए हैं। सेवा सदन उपन्यास 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें नारी जीवन की समस्याओं के साथ साथ ढोंग, पाखंड, चरित्रहीनता, दहेज प्रथा, बेमेल विवाह, वैश्यागमन, सामाजिक विकृतियों का विवरण मिलता है। नारी जीवन के चरित्र की दृष्टि से प्रेमचंद्र जी के कथा साहित्य में सेवा सदन का विशिष्ट स्थान रहा है। प्रेमचंद्र की यह प्रारंभिक कृति भी है। सेवा सदन की नायिका सुमन अपनी सखी सुभद्रा के घर से देर रात लौटती हैं। तब उनका पति उनको बहुत बुरी तरह से अपमानित करके हमेशा के लिए घर से बाहर कर देता है। वह उस समय अपनी सखी के घर वापस जाती हैं, लेकिन समाज में अपमान के डर से वह भी सुमन को अपने घर नहीं रखती। अंत में परेशान होकर वह वेश्या भोली के यहाँ शरण पाती है। इस प्रकार सुमन साध्वी नारी के पद से नीचे गिर जाती है और पुराण पंथियों के विरोध का उनको सामना भी करना पड़ता है। प्रेमचंद्र जी का निर्मला उपन्यास 1927 में आया, जिसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह को आधार बनाकर इस उपन्यास का लेखन प्रेमचंद्र जी ने किया। निर्मला की कहानी भारतवर्ष की उन मध्यवर्गीय बेबस युवतियों की कहानी है जो दहेज के अभाव में किसी बुरे, अपाहिज, रोगी, शराबी, बिना उनकी इच्छा जाने ब्याह दी जाती हैं। निर्मला की कहानी जीवन के सच्चे अनुभव की बुनियाद पर खड़ी की है। इससे पता चलता है कि उस समय हमारा समाज आज की तरह ही अंधविश्वासों तथा विकृत परंपरागत रूढ़ियों के दबाव में ग्रसित था। प्रतिज्ञा उपन्यास 1929 में आया, जिसमें प्रेमचंद्र जी ने भारतीय समाज में तिरस्कृत और पीड़ित विधवा समस्याओं का चित्रण किया है। विधवाओं की मजबूरियों का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। सुमित्रा और प्रेमा के पात्र आदर्श नारी पात्र हैं और कमल प्रसाद अबलाओं पर अत्याचार करने वाले दुष्टों का प्रतिनिधि है। प्रेमचंद्र ने अपने जीवन में स्वयं एक बाल विवाह करके समाज के सामने आदर्श भी प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद्र की सभी नारी पात्र अलग अलग पहचान रखती हैं। वह सजीव सी लगती हैं। बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, कर्मभूमि की मुन्नी और मालती,
प्रेमचंद्र की नारी पात्रों में केवल मन की कुंठा में खुलने वाली नारियां नहीं हैं, दुख सुख सहने वाली और उस पर अपनी सक्रिय प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाली नारियां हैं, जो जीवन के अनुभव से युक्त हैं। इसी तरह प्रेमचंद्र की कहानी कफन में प्रसव पीड़ा से छटपटाती औरत की चीख पुकार है, जिसके प्रति उसके परिवार के लोगों को बहुत ही निष्ठुर दिखाया गया है। कहानी यह सोचने को मजबूर कर देती है कि क्या सच में इस तरह अत्यंत गरीबी के कारण इंसान अपनी भावनाएं भी खो देता है, जिस तरह घीसू और माधव की भावनाएं भी नष्ट हो गईं। कहीं न कहीं इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि समाज में स्त्रियों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है। परिवार के लोग भी उनकी परिस्थितियों को नहीं समझते। प्रेमचंद्र ने नारी जीवन को विविध लगभग सभी रूपों में चित्रित किया है। प्रेमचंद्र के कथानक पात्र प्रतिनिधि पात्र इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वह हवा में स्थित नहीं है। वह समाज के अन्य व्यक्तियों और उनकी भावनाओं के प्रति जो संबंध रखते हैं, उसी तरह उन्हें प्रकट कर दिया जाता है। प्रेमचंद अपने समाज में विधवाओं वेश्याओं के जीवन से दुखी होते थे, इसलिए उनका चित्रण किया करते थे। उनके विचार में यदि इस मार्मिक चित्रण से पाठकों के हृदय में नारी जीवन के प्रति करुणा पैदा होती है और अंततः सीमित मात्रा में ही सही उनके आचरण पर इस कारण का असर भी पड़ता है, तो यह सुधार बहुत बड़ा होगा। किंतु यह सुधार सिर्फ उनकी शक्ति और प्रभावशीलता से ही उत्पन्न हो सकता है। समस्त रचनाकार बने रहते हुए भी समाज सुधारक बन सकते हैं। प्रेमचंद्र के उपन्यासों में सबसे अधिक लोकप्रिय और उनकी श्रेष्ठ रचना गोदान है। इसमें नायिका धनिया एक मजबूत और सुशील महिला है। मुश्किल समय में परिवार को साथ रखने का उनका साहस और दृढ़ संकल्प उन्हें एक मजबूत किरदार बनाता है। उपन्यास में अन्य समाज से शोषित महिला पात्र हैं जुनिया, जो एक युवा विधवा जो समाज से भेदभाव का सामना करती हैं। मालती एक वेश्या है जो अपने शोषण के जीवन से बचने की कोशिश करती हैं। ये दोनों चरित्र एक ऐसे समाज में महिलाओं के जीवन में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो अक्सर उनके अधिकारों और जरूरतों की अवहेलना करते हैं। गोदान में प्रेमचंद ने होरी की बेटी रूपा का दुख गहन रूप में चित्रित नहीं किया था। लिखा है, रूपा रो धोकर विदा हो गई, लेकिन उसका दुख पाठकों के हृदय में बहुत गहरा उतरा। जो कुछ कहा गया है, पाठक केवल उसको ही नहीं बल्कि वह भावनात्मक रूप से भी बहुत कुछ महसूस कर लेता है। यादराम सिंह यादव जी के द्वारा एक लेख लिखा गया है कि प्रेमचंद्र ने अपने समय की नारी का बड़ा ही यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने सेवा सदन में कहा कि दहेज की प्रथा ने नारियों का जीवन दुखमय बना रखा है। प्रेमचंद्र जी का 1925 में निर्मला उपन्यास प्रकाशित हुआ। उसका विषय दहेज प्रथा है, जिसने भारतीय नारी का जीवन बहुत कठिन कर दिया है। अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र, इसमें भी नारियों की समस्याओं से संबंधित चर्चा हुई है। प्रेमचंद्र जी के स्वयं के विचार इतने दृढ़ थे कि घर वालों के अत्यंत विरोध करने पर भी उन्होंने ठान लिया था कि वह अपना विवाह विधवा स्त्री से ही करेंगे, और आखिर में उन्होंने अपना विवाह बाल विधवा कन्या शिवरानी देवी जी से किया। उनका लगभग यही मानना था कि जो मैं लिखता हूँ, जो विचार मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ, वह मुझ में भी देखें, वह मुझसे भी प्रेरणा लें। प्रेमचंद्र जी ने बाल विवाह, बहु विवाह एवं ब्राह्मणों द्वारा ढोंग कर बेमेल विवाह करने की कटु आलोचना की है।
प्रेमचंद्र जी ने किसी पद पुरस्कार के लिए नहीं लिखा, इसलिए कभी उन्हें अपने युग के वर्चस्वी व्यक्तियों को खुश करने के लिए अपने लेखन को मोड़ना नहीं पड़ा। प्रेमचंद्र जी ने नारियों के जीवन की गहराई को बहुत अच्छे तरीके से समझा है और अपनी रचनाओं में नारियों को उचित स्थान देकर उनके दुख सुख के साथ साथ उनको एक सशक्त नारी भी दिखाया है कि यह नारी अत्याचारों के खिलाफ लड़ने में भी सक्षम है। उन्होंने अपनी रचनाओं में स्त्री चरित्र को पुरुष के समांतर ही प्रस्तुत किया है। आज हमारा समाज नारी को सशक्त बनाने के लिए जिस क्रांतिकारी दौर से गुजर रहा है, उस नारी को प्रेमचंद्र जी बहुत पहले ही सशक्त साबित कर चुके थे। नैराश्य से लीला कहानी में एक कड़वी सच्चाई को प्रेमचंद्र जी ने दिखाया है। इसमें आदमी अपनी स्त्री को इसलिए प्रताड़ित करता है कि उसकी संतान लड़की ही पैदा क्यों होती है। निरुपमा की संतान केवल बेटियां ही होती हैं, इसलिए उसका पति उसको प्रताड़ित करता है। निरुपमा संतान को लेकर इतनी अधिक चिंतित हो जाती है कि जिससे उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इसी तरह दहेज को लेकर उद्धार कहानी में प्रेमचंद्र जी ने बताया, एक परिवार में 7 पुत्रों के बाद भी एक कन्या यदि जन्म लेती है तो उसकी चिंता माँ बाप को अधिक हो जाती है। कन्या को किसी ऐसे घर में ब्याह देते हैं जहाँ पैसों का खर्च ना हो पाए, भले ही उनकी कन्या को कितनी ही यातनाएं सहनी पड़े, कितनी ही दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत करना पड़े। जिस दौर में नारी को देवी मानकर पूजनीय भावनाओं से विभूषित किया जाता था, उस दौर में स्त्री की स्थिति दासी के तुल्य ही थी। प्रेमचंद्र स्त्री को उसके गुणों के कारण पुरुष से श्रेष्ठ मानते थे। वे मानते थे त्याग और वात्सल्य की मूर्ति नारी, इसके जीवन का वास्तविक आधार प्रेम है और यही उसकी मूल प्रकृति भी। वे स्त्रियों का बेहद सम्मान किया करते थे। उनकी नारी पात्र सिर्फ एक साहित्यकार की कल्पना मात्र नहीं थी, बल्कि भारतीय नारियां जो समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं।